हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए। तो मैं यूनिट 3 के 2 पार्ट्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं और इस पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर को क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बहुत फ्रीक्वेंटली। कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी वेटेज लेके चलता है 6 मार्क्स की। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो होती है वो दो अप्रोचेस से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला अप्रोच होता है एडी और एएस अप्रोच। इससे कैसे हम इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कर सकते हैं आइए समझिएगा। तो जब भी हमें एडी एएस अप्रोच लगाएंगे तो कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। एजम्पशंस मतलब ये हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। क्या चीज? प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। इकोनॉमी में जो प्राइस हैं गुड्स के, प्रोडक्ट के, वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। थ्योरी इज अप्लाइड ओनली अंडर शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में ही थ्योरी क्या होगी? अप्लाई होगी। इकोनॉमी इज क्लोज्ड। इकोनॉमी क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। मतलब कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट इसमें नहीं होती। तो ये 4 एजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन समझा रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। सिंबॉलिकली द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज, सिंबॉलिकली जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या होती है, वो कैसे डिफाइंड होती है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे एडी और एएस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कितने थे? 2, सी प्लस आई। और एग्रीगेट सप्लाई को हम और किस नाम से डिनोट करते हैं? वाई। तो इसको हम अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करें तो दैट इज y इक्वल्स टू सी प्लस आई। इस सिचुएशन को भी हम बोलते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन होगी? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझने की इसको कोशिश करते हैं। सिंबॉलिकली हो गया, यहां से आगे चलते हैं। अब आगे इसको हम एक शेड्यूल और एक कर्व बना के देखते हैं और समझते हैं कि वो बात कहां पे हमारी अप्लाई हो रही है, वो प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनकम मैंने वही सीक्वेंस से बढ़ाई है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ऐसे ही कंजम्पशन भी 60, 130, 200, 270, 340 एंड 480 तक। अब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एडी, एएस हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको समझाया था सेविंग्स, जीरो लेवल इनकम में हम जो भी कंजम्पशन करते हैं उतनी ही डिससेविंग होती है। और निकालना भी लिखा है, कैसे निकलता है? वाई माइनस सी। वाई में से क्या माइनस कर दो? सी। तो ये मेरा आ जाएगा -60। कितना आ जाएगा? -60। फिर ऐसे ही 100 में से 30 माइनस कीजिए तो हमारा आ जाएगा -30। फिर 200 में से 200 माइनस कीजिए, 0। अब तो मुझे ट्रेंड ही समझ में आ गया, 30 30 से इंक्रीज हो रहा है। फिर कितना आ जाएगा? प्लस का 30, 60, 90, 120। सेविंग्स हम पहले ही समझ चुके हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारे पढ़ी थी, 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। पर एज पर कीन्स हम कौन सी लेते हैं? ऑटोनोमस। तो उसको क्या समझाया था? जीरो लेवल इनकम में जो भी कंजम्पशन लिया है वही हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, वो हर लेवल ऑफ इनकम में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पीछे हमने समझ चुके हैं। अब एडी क्या कैसे निकलता है? सी प्लस आई। सी प्लस आई को अगर आपस में प्लस कर लेंगे तो हमें एडी मिल जाएगा। 60 60 120, 130 प्लस 60 190, 200 प्लस 60 260, 270 प्लस 60 330, 340 और 60 को आपस में ऐड करेंगे तो 400, 470 एंड 540।
और ऐसे ही अगर हमें एएस कैलकुलेट करना होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी प्लस एस, सी प्लस एस, 60 प्लस का 60 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर 130 में से 30 माइनस करेंगे 100, 200 में से फिर 60 माइनस करेंगे, 0 माइनस करेंगे 200। देख लीजिए फॉर्मूला लिखा है सी प्लस एस, सी और एस को प्लस करना है, फिर 270 प्लस 30 300, सिमिलरली 400 500 600। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो इनकम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। पीछे आपको समझाया था एएस, और आप देखो कीन सर ने उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाया था, तो इसीलिए वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आगे बात समझ में। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे एडी और एएस क्या होंगे, इक्वल। अब जरा दो लाइनों को देखो, एडी एएस कहीं पे इक्वल है, हाँ सर, ये वाले लेवल पे एडी और एएस दोनों ही कितने हैं 400। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। शेड्यूल में तो ये समझा दिया। अब इसी बात को हम कहां पे समझते हैं, कर्व में। अब मुझे यहाँ पे दो कर्व बनाने, एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना है और एक एग्रीगेट सप्लाई का। एग्रीगेट डिमांड का कर्व मैंने आपको समझाया था अबव द ओरिजिन बनता है, और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई, जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल। तो इसको आप एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो और इसको हम इनकम भी बोल सकते हैं। अगर कंपोनेंट से डिनोट करना है तो सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव द ओरिजिन। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होता है, अबव द ओरिजिन। फिर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लीनियर स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसे हम बोल देते हैं एग्रीगेट डिमांड। जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, जहां पे भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट से एक नीचे को हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको बोलते हैं वाई, इनकम या आउटपुट। इसको हम डिनोट करते हैं इतने पोर्शन को, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मतलब यहां पे मुझे ये जो पोर्शन है, इसमें अगर मैं जितने भी डब्बे बनाऊंगा, इतने डब्बे बनाऊंगा, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब जो इकोनॉमी होती है, पहले तो इतना समझ में आ गया, ठीक है, ये हमने शेड्यूल और कर्व से समझ लिया। अभी यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। जरूरी तोड़ना है कि हमेशा हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ही हो। कभी हम इसको बच्चों ये समझना कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मतलब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जरूरी थोड़ा है कि हमेशा हम यहीं पे हो। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कम प्रोड्यूस कर रहे हो, हम इस जगह पे हो, जिसको मैं ए से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं किससे मार्क कर दे रहा हूँ, ए से, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा आउटपुट इस जगह पे हो, जिसको मैं किस पॉइंट से डिनोट कर दे रहा हूँ, बी से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो इसको भी मैं एक डॉटेड लाइन से ऊपर को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन करे। हमेशा हमारी इकोनॉमी ये रेड वाली ही लाइन पे नहीं रहती, कभी वो कम भी हो सकती है, कभी वो क्या भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जब कम होती है, जब क्या होती है, कम होती है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन यहाँ पे देखो, ऊपर कर्व किस चीज का है, ये इसका कर्व है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बड़ा है, तो इसको बोलते हैं AD इज ग्रेटर देन AS। AD इज ग्रेटर देन AS, क्या बोलते हैं, AD इज ग्रेटर देन AS। आप खुद से देख लो, एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली सिचुएशन, अब देखो यहाँ ऊपर किसका कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई का, तो एग्रीगेट सप्लाई बड़ा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। तो ऐसा क्या करें कि जब हमारी इक्विलिब्रियम में सप्लाई ज्यादा है या जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें इक्विलिब्रियम पे आ जाए।
जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो हमें आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे हम कहाँ पे पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम पे। और जब सप्लाई ज्यादा है तो हमें थोड़ा थोड़ा सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, जिससे मुझे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम। क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम। तो जहां पे डिमांड ज्यादा होती है, जहां पे क्या ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। जहां सप्लाई ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। अब आगे समझते हैं, हमने शेड्यूल समझ लिया। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहें, कभी डिमांड ज्यादा हो सकती है, कभी सप्लाई। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, और जब सप्लाई ज्यादा कम होगी तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा पॉइंट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अभी हमारा पॉइंट खत्म नहीं हुआ। अब हमें ये भी एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट है, पॉइंट बी। कौन से वाले पॉइंट के बोल रहा है, इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन एडी, सप्लाई ज्यादा है और एडी कम है, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, उस पॉइंट पे कह रहा है। तो ये सिचुएशन होती है, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये सिचुएशन कौन सी होती है, एक्सेस सप्लाई की। आगे बात समझ में, इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। कह रहा है देयर विल बी अनप्लैन्ड इंक्रीज इन स्टॉक। हमने बहुत ज्यादा अनप्लैन्ड तरीके से स्टॉक बना दिया, मतलब फैक्ट्रीज में हमने बहुत ज्यादा सामान बना के रख दिया। एंड एक्सेस इन्वेंट्री एक्यूमुलेटेड, हमें क्या पता चला कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री एक्यूमुलेट। तो अब फर्म क्या करेगी उसको सही करने के लिए, फर्म विल रिड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू कट डाउन दी प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करने लग जाएगी। कम क्यों करेगी, कम इसलिए करेगी जिससे वो धीरे धीरे किस तरफ को शिफ्ट होने लग जाए, इक्विलिब्रियम की तरफ। कह रहा है दिस विल रिड्यूस द इनकम आउटपुट फ्रॉम ओबी टू ओ वाई। इससे हम इनकम आउटपुट को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। कहां से कहां तक, कह रहा है ये ओ बी से हम कहां पहुंच जाएंगे, ओ वाई तक। एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर एट पॉइंट ई, और हम वहां पे पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम क्या कर लेंगे, स्टोर। ऐसे ही दूसरा है, इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, पॉइंट ए, जिसको हमने कौन सा पॉइंट मेंशन किया था, पॉइंट ए। अब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। अब जब एक्सेस डिमांड है तो कह रहा है द प्रोड्यूसर विल सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, देयर इज अनप्लैन्ड डिक्रीज इन स्टॉक। कह रहा है इस पॉइंट को देखिएगा, पॉइंट ए को, तो इस जगह पे प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्योंकि लोग तो मांग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कि हमें सामान चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर वो सामान प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से उसको क्या होगा, लॉस होगा। टू अवॉइड दिस लॉस, अब इस लॉस को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, प्रोड्यूसर एक्सपेंड करेगा प्रोडक्शन, हायरिंग मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करके वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्शन। अब धीरे धीरे जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो वो डिमांड फुलफिल करेगा, और धीरे धीरे कहाँ को शिफ्ट होगा, राइट में। राइट में शिफ्ट होगा तो उसे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। उसे क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। दिस विल इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम ओ ए टू ओ वाई। देखियो कहां से कहां पहुंच जाएगा, कह रहे हैं ओ ए से धीरे धीरे वो कहां पहुंच जाएगा, ओ वाई पे। एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर एट पॉइंट ई, और इसी तरीके से मुझे क्या रिस्टोर हो जाएगा उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम स्टोर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। दूसरी अप्रोच होती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी होती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहली हमने पढ़ ली है एडी और एएस। अब हम पढ़ते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसको भी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं सिंबॉलिकली, तो ध्यान से समझिएगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि कहां पे इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्यों नाम दिया गया वो समझना।
एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं दो, एक होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सी प्लस एस। अब जो सी है वो तो कॉमन है, कटेगा आपस में, तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। तो जिस पॉइंट पे इनकम और सेविंग इक्वल होंगे उसीलिए उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इसीलिए इसको नाम दिया था सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जहां पे क्या इक्वल होंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम दोबारा से शेड्यूल नहीं बनाएंगे, हम दोबारा से शेड्यूल नहीं बनाएंगे, शेड्यूल हम यही फॉलो करेंगे, इसीलिए मैंने एक ही फॉलो कर दिया था। अब बताओ कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पे मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, जहां पे मेरी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है। तो अगर आप नोटिस करेंगे वही लेवल ऑफ इनकम में जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल थे, उसी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या हो है, इक्वल। इसीलिए इस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कितने तरीके से कैलकुलेट होता है, दो, एक एडीएएस अप्रोच, दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कर्व बनाते हैं, एक मुझे किस चीज का बनाना है, सेविंग का, और आई से इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट का कर्व पैरेलल होता है किससे, वाई एक्स एक्सिस से, इस तरीके से कर्व बनता है, आपको मैं लास्ट क्लास में समझा चुका था। तो ये मेरा बन गया इन्वेस्टमेंट का कर्व। क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। और सेविंग का कर्व जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, बिलो दी ओरिजिन। आपको याद आ रहा होगा कहां से स्टार्ट होता है, बिलो दी ओरिजिन। तो इस पॉइंट से हम एक कर्व ड्रॉ कर देंगे क्लीनेस्ट, और इसको क्या नाम दे देंगे, सेविंग कर्व। इसको क्या नाम दे देंगे, सेविंग। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पे भी इक्वल आ रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पे भी इक्वल आ रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम क्या नेम दे दें, वाई। वाई, तो इसी पॉइंट को जहां पे हम ये वाई नाम दे रहे हैं, ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन, हमेशा ऐसा थोड़ा होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो, इक्वली हो। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो सिचुएशन को समझिएगा, सिचुएशन कभी ऐसा भी तो हो सकता है हम इस पॉइंट पे हो, कभी ऐसा भी तो हो सकता है हम इस पॉइंट पे हो। इस पॉइंट को मैं मार्किंग कर दे रहा हूं ए, इस पॉइंट को हम मार्किंग कर दे रहे हैं ए। अब ध्यान से देखिए इस दो प्लेस पे, इन दो जगह पे, ऊपर कर्व किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट का है, नीचे कर्व किसका है, सेविंग का। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, सेविंग से। ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है। और दूसरा पॉइंट यहां पे सपोज कर लीजिए, इस पॉइंट को हम मार्किंग कर देते हैं बी, और इतनी जगह पे देखिएगा इन दो पॉइंट के बीच में ऊपर कर्व किस चीज का है, सेविंग का, और नीचे कर्व किस चीज का है, इन्वेस्टमेंट का। मतलब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम। तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल तो वो होता है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो इकोनॉमी में क्या करा जाएगा ना, अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है, तो उसको आगे की तरफ एक्सपेंड करा जाएगा, जिससे हम दोबारा से क्या रिस्टोर कर लें, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या करा जाएगा, उसको कम, जिससे हम क्या रिस्टोर कर ले, इक्विलिब्रियम। इस तरीके से प्रोसेस चलती है। अब ये क्या समझा रहा है, तो इसको देखते हैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान से समझना, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, कह रहा है जब सेविंग ज्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। ये वाला पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी। कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, जब सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तब उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी। कह रहे इट मींस दैट हाउस होल्ड सेव मोर। इसका क्या मतलब है, हाउस होल्ड जो क्या कर रहे हैं, सेव मोर and not consuming as much as the firm expected them to. As a result, inventory rises above the desired level. To clear the unwanted stock, firm will reduce the production OB to OY
till saving become equals to investment। कितना कम करते रहेंगे? जब तक सेविंग किसके बराबर ना आ जाए? इन्वेस्टमेंट, और हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए। अब कह रहा है जब सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जब सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो कौन से पॉइंट की बात हो रही है? पॉइंट ए। कौन से पॉइंट की बात हो रही है? पॉइंट ए। अब सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो मतलब जो हाउस होल्ड है वो कंज्यूम क्या कर रहे हैं? मोर, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एंड सेविंग लेस देन व्हाट फर्म एक्सपेक्ट देम टू, फर्म ने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि वो इतना कंज्यूम करेंगे। एज ए रिजल्ट अब क्या होगा? इन्वेंट्री फॉल्स बिलो द डिजायर्ड लेवल, जो मार्केट में स्टॉक है वो कम पड़ने लग जाएगा क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एंड ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी OA टू OY, जिस तब तक जब तक सेविंग कर्व किसके बराबर आ जाए? इन्वेस्टमेंट के। किसके बराबर आ जाए? इन्वेस्टमेंट के। तो ये था सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब समरी फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इक्विलिब्रियम के 3 फॉर्मूले होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए इक्विलिब्रियम के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। मैंने कितनी कैटेगरी लिखवाई आपको मैं पहले दिखा भी देता हूं, वही फॉर्मूले हमें रिपीट करने। पहला मैंने सिंबॉलिकली क्या बोला फॉर्मूला? y इक्वल्स टू c प्लस आई, तो मैं इसी को लिख रहा हूं पहला फॉर्मूला। तो इक्विलिब्रियम में पहला फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू c प्लस आई। और इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करें तो y को y पे रहने दीजिए। c का फॉर्मूला आपको मैंने एक अलग से समझाया था कंजम्पशन का। क्या समझाया था? c बार प्लस बी वाई, और i अपनी जगह आ जाएगा, तो इस तरीके से। तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है। दूसरा फॉर्मूला सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, दूसरा फॉर्मूला सेविंग और इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या लिखवाया था? I इक्वल्स टू एस। क्या लिखवाया है? I इक्वल्स टू एस। इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है? सेविंग के। और इन्वेस्टमेंट को ऐसे रहने दो। सेविंग का एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था? माइनस का सी बार प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी वाई। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करते हैं फॉर्मूले। और एक और फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम का, वो होता है y इक्वल्स टू ए बार अपॉन एमपीएस। अब सर ए बार क्या होता है? ए बार होता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ए बार क्या होता है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ए बार निकलता कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा? ए बार पता चलता है सी बार प्लस आई, इनकी वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर मैं इस फॉर्मूले देखा हूं, ए के देखे सी बार और इसकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी, इन दोनों वैल्यू को अगर मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए बार की वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, तो इसको समझिएगा, अच्छे से करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू ए सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क ऑल्दो suitable work is available for them। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को बोलते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे लोग खुद ही काम नहीं करना चाह रहे, नॉट विलिंग टू वर्क, जबकि उनके लिए वर्क अवेलेबल है। These people are not included in the labor force of the country। इनको हम लेबर फोर्स में इंक्लूड देश की नहीं करते। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन विच पीपल रेडी टू वर्क। यहां पे लोग काम करने के लिए तो रेडी हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट डू नॉट फाइंड वर्क, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है।
दीज पीपल आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री, लेकिन इन लोगों को हम लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, कभी एग्जाम में आ गया तो कहता फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पे जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो। जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जीरो, जो लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल जाए तो उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, लोग काम करने को तो रेडी हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा। प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब होता है किसी भी रेट में वो काम करने को तैयार है, किसी भी की कॉस्ट पे। डन। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम बिटवीन एडी एंड एएस, when equilibrium between AD and AS takes place at full employment level, then it is known as full employment equilibrium। अब इसमें क्या है, इसमें भी मुझे दो कर्व बनाने हैं, AD और AS। अभी उस बात को कंप्लीट एक्सप्लेन करता हूं क्या कहना चाह रहा है। AS का कर्व मुझे पता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व मुझे पता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा एग्रीगेट डिमांड, वो अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है और एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। जहां पे ये दोनों मिलते हैं, जहां पे दोनों मिलते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट से हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे इस जगह पे, और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे F। फिर ये जो पॉइंट है ओरिजिन से F तक, इसको बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब हुआ, डिटेल में समझना, जब एक इकोनॉमी में, एक देश में यहां से लेके यहां तक प्रोडक्शन होगा, ठीक है, मान लीजिए डब्बे बनाए जा रहे हैं, कार बनाई जा रही, कुछ भी डब्बे, इतने डब्बे बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, कहां तक, F तक। इतने डब्बे बनाएंगे इतने सारे, जब हम कहां तक पहुंच जाएं, इस F वाले पॉइंट तक पहुंच जाएं, इसका मतलब देश में जितने भी लोग हैं काम करना चाह रहे हैं, सबको काम मिल रहा है। उसी को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बात समझना, व्हेन इक्विलिब्रियम बिटवीन AD एंड AS टेक्स प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो AD और AS फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में मिलते हैं, उसी पॉइंट को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसी पॉइंट को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसे हम मेंशन कर देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। गॉट इट, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं, दूसरे टाइप का कौन सा होता है, दूसरा होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं होता है किसी भी देश में कि जितने लोग नौकरी करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, सभी को जॉब्स मिल जाएं, बहुत रेयर होता है। उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। उसको समझाने के लिए भी पहले मुझे एक AD/AS का कर्व बनाना पड़ेगा, और आपको बताएं AD का कर्व, AS का कर्व कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। AS का कर्व कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। एग्रीगेट डिमांड का कर्व अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब इस बार ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहां से मैं एक डॉटेड लाइन नीचे को ड्रॉ करता हूं। बस आपने अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या बनाना है, ये बात ध्यान से सीख लीजिएगा। अपने F को, ये जहां पे AD और AS मिल रहे हैं उससे आगे रखिएगा। बस अपने F को AD और AS जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे रखिएगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो इतने पॉइंट में डिनोट कर रहा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उससे पहले ही इंटरसेक्ट हो जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, व्हेन इक्विलिब्रियम बिटवीन AD एंड AS। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे AD और AS इक्वल होते हैं, इस पॉइंट पे।
टेक्स प्लेस बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, कह रहा है ये एफ, इससे पहले ही वो आपस में आ जाए इक्विलिब्रियम, देन इट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। थोड़ा और डिटेल में समझाऊं, हमें डब्बे बनाने थे एफ तक, हमें प्रोडक्शन कहां तक करना था? एफ तक, जिससे सबको जॉब्स मिल जाए, लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उससे पहले ही आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आ गया हमारा एक्सेस डिमांड। अगला टॉपिक आ गया एक्सेस डिमांड। बस अब दो ही टॉपिक बचे हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, फिर हमारा ये पूरी यूनिट क्या हो जाती है? कंप्लीट। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से समझना। कितने नंबर में क्वेश्चन आता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का? 6 मार्क्स में। कुछ भी एक चीज पूछ सकता है, एक चीज पूछ सकता है। एक्सेस डिमांड क्या होती है? When aggregate demand is greater than aggregate supply at full employment level। ध्यान से देखना, अभी इसीलिए full employment level पीछे समझाया था कि aggregate demand ज्यादा है aggregate supply से, कहां पे? full employment level पे। then it is a situation of excess demand। इसी situation को हम क्या बोलते हैं? excess demand। इसको समझने के लिए हम वापस से एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व बनाते हैं। किसका कर्व बनाते हैं? एग्रीगेट डिमांड का एक कर्व बनाते हैं और एग्रीगेट सप्लाई का। हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एग्रीगेट सप्लाई वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करना है? अब एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाएंगे, एक एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाते हैं, उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। उसको कैसे बनाएंगे? डॉटेड लाइन से बनाएंगे। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। बस आप एक बात का ध्यान रखना, जहां पे भी ये दोनों टच कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली समझना, उससे पहले, उससे थोड़ा सा पहले आप क्या रिप्रेजेंट करना? एफ। उससे थोड़ा सा पहले आप क्या रिप्रेजेंट करना? एफ। ये यहाँ पे, तो उससे पहले क्या रिप्रेजेंट कर लेना? एफ। जहां पे आपने एफ रिप्रेजेंट किया वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, वहां से एक डॉटेड लाइन क्या करना? ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से। अब इस पॉइंट को तो मैंने आपको बोला था क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आगे जाके क्या हो रहे हैं? मैच। तो वही चीज पॉइंट ऊपर समझा रहा था, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट पे देखना, हमने यहाँ पे सारी बातों को समझना है। इस पॉइंट पे ये ऊपर वाला कर्व देखिए किस चीज का है? एग्रीगेट डिमांड। कह रहा है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो इतनी बात को, इतनी चीज को देखिएगा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, क्योंकि ऊपर देखिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, नीचे एग्रीगेट सप्लाई। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पॉइंट पे? सिर्फ एफ वाले पॉइंट पे नजर रखनी है। देन इट इज ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। द अमाउंट बाय विच एडी एक्सीड्स एडी डैश। अब हमें अगर फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें एक फर्जी एडी बनाना पड़ता है। मैं उसे ब्लू मार्कर से ही बना रहा हूँ। एक मुझे फर्जी एडी बनाना पड़ता है जिसको मैं लाइन से बना रहा हूँ। वो इस तरीके से बनेगा कि वो इस पॉइंट को क्या करते हुए जाएगा? टच। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। इसको हम नाम दे देते हैं एडी डैश। ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। एक्चुअल तो था एडी, लेकिन हमें जो चाहिए उसे बोलते हैं एडी डैश। एडी डैश का मतलब क्या होता है? उसको आपको लिख के आना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एडी रिक्वायर टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये एडी डैश की हमें जरूरत है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, सर कहीं एडी डैश ऊपर दिखाया जाता है, एडी डैश नीचे। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस ये मेंशन करना है एडी डैश चाहिए। वो क्या दिखा रहा है? यही चीज वो शो कर रहा है। तो ये जो गैप है, ये जो डॉटेड लाइन और ब्लू लाइन का गैप है, रेड लाइन का और ये वाला जो गैप है इसके बीच में, ये जो गैप है,
इसी गैप को हम आगे चल के बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। इसी गैप को हम कौन सा गैप बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। आ गई बात समझ में? तो दूसरा पॉइंट कह रहा है द अमाउंट बाय विच एडी एक्सीड्स एडी डैश, जिस अमाउंट से एडी एक्सीड्स करता है एडी डैश से, इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, दैट इज ए बी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। वो कह रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको नेम दे दो ए, इसको नेम दे दो बी। जो ये गैप है इतना सा, ये वाला गैप, ये गैप, ये गैप, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। When AD increase beyond its full employment level, कह रहा है अगर AD exceeds कर रहा है full employment level से आगे जाके, then mounting pressure of demand on existing output causes a rise in price. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इससे क्या होगा? प्राइसेस क्या होने लग जाएंगे? धीरे धीरे राइज होने लग जाएंगे, and ultimately leads to inflationary situation in the economy। और इकोनॉमी में क्या आ जाएगी? कौन सी सिचुएशन? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्लियर है? ये है एक्सेस डिमांड। अभी हमें दो क्वेश्चंस और आते हैं इसके, हमें दो क्वेश्चंस और देखने को मिलते हैं इसके। कह रहा है रीजन बताओ एक्सेस डिमांड के, ऐसा क्यों होता है कि डिमांड ज्यादा है, उसके क्या रीजन है? तो पहला रीजन है इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो लोग हैं कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, देश में मनी सप्लाई ज्यादा है, और टैक्सेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? इट कॉज कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स। इसकी वजह से जो गुड्स हैं उसकी प्राइस क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। प्रोड्यूसर गेट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। कंज्यूमर परचेजिंग पावर गोज डाउन, कंज्यूमर की जो खरीदने की पावर है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाएगी? कम। लास्ट पॉइंट है वेज प्राइस स्पाइरल। 1 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए कह रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइस, जैसी प्राइस बढ़ेंगे जो लेबर विल डिमांड हायर वेजेस, तो लेबर कहेगी मुझे ज्यादा पैसे दो। अब लेबर ज्यादा पैसे देंगे तो हायर वेजेस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ही हमने लेबर को ज्यादा पैसे देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगेन हम फिर प्रोडक्ट के प्राइस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो वेज प्राइस स्पाइरल, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलते रहती है। ये इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है बेटा? चलती रहती है। ये था एक्सेस डिमांड। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में डिमांड कम हो जाएगी। अब फिर से अपना एडीएएस बना लीजिए। सबसे पहले अपना क्या बना लीजिए? एडी और एएस बना लीजिए। एएस का कर्व कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45। एग्रीगेट सप्लाई कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अब एक डॉटेड एडी बनाइएगा, ठीक है? एक डॉटेड क्या बनाइएगा? एडी। ये बना दिया मैंने डॉटेड एडी। ये ओरिजिनल है दोनों, ये जो रेड मार्कर से बने ये क्या है? ओरिजिनल। बस ये देखो हाइपोथेटिकली लिखना है, ये दोनों इधर मिल रहे हैं, तो आपका जो एफ है बस उसको कोशिश करना थोड़ा दूर, उसको कहां बनाएंगे? थोड़ा सा आगे साइड। एक्सेस डिमांड में क्या समझाया था? जहां पे दोनों मिल रहे हैं रेड मार्कर को देखना, उससे पहले एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में उसके बाद। वहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वहां से एक डॉटेड लाइन क्या कर लेंगे? ऐसे ऊपर को हम क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? वहां से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली ये वाली पॉइंट पे। अब मुझे एक मैं ब्लू मार्कर से दूसरे ब्लू मार्कर से एडी बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी वो लाइन, और वो लाइन डॉटेड नहीं बनानी, वो डायरेक्ट बनानी। इस नाम को मैं दे दूंगा एडी डैश, उसको मैं क्या नेम दे दूंगा? एडी डैश। जो ये ब्लू मार्कर से बनाई है ये एडी डैश नकली है, ये हमें चाहिए,
ये हमें क्या चाहिए। आप लोग कंफ्यूज मत करना कि सर कहीं पे AD डैश नीचे है, कहीं पे AD डैश ऊपर है, बस आप मेंशन कर देना ये AD डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमें AD रिक्वायर चाहिए, क्या लिखा था वही सेम चीज लिखना है, AD रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश at full employment equilibrium। full employment equilibrium। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान से देखना, दो पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं, इसको मैं एक नेम दे देता हूं ए, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया ए, और इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं बी। ये जो ये वाली सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। तो ये जो ए और बी वाली सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। आ गई बात समझ में। अब इसी बात को हमने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है, ये हमने कर बना दिया। तो अब क्या बोला था, व्हेन AD इज स्मॉलर देन AS, AD छोटा है और AS बड़ा है, कहां पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। क्लियर है, आगे चलते हैं। देन डिमांड इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड, इसीलिए उस डिमांड को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। अब कह रहा है व्हेन AD फॉल्स बिलो इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन दिस विल लीड टू अनवांटेड स्टॉक piling up by with producer। कह रहा अगर ऐसी सिचुएशन होगी, कहां पे, जहां पे डिमांड तो कम है, डिमांड कम है लेकिन सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो इससे बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक स्टोर होके रह जाएगा मार्केट में प्रोड्यूसर के पास। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर विल कट डाउन दी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन कम करेगा, टू कॉट द लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इन द डायग्राम AB डिनोट्स डिफ्लेशनरी गैप, AB क्या डिनोट कर रहा है, डिफ्लेशनरी गैप, डिफरेंस बिटवीन AD एंड AD डैश। क्लियर हो गया। इसके रीजन क्या है, इसके रीजन बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, इसके रीजन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। जो हमने रीजन पढ़े थे एक्सेस डिमांड के, जो हमने रीजन किसके पढ़े थे, एक्सेस डिमांड के। डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। बस वहां पे डिक्रीज इन टैक्सेस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन टैक्सेस। अब इफेक्ट क्या है, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप के इफेक्ट क्या पड़ते हैं, फॉल इन इनकम प्राइसेस इन दी इकोनॉमी। अब स्टॉक ज्यादा है, सामान मार्केट में ज्यादा है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसके प्राइसेस धीरे धीरे क्या होंगे, कम। प्रोड्यूसर में इनकर लॉस, जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होगा, पहले फायदा हो रहा था अब लॉस होगा। कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज, कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटे बच्चों यहां तक मैंने कंप्लीट यूनिट 3 डिस्कस कर दिया है पार्ट 3 के अंदर। मैं एक पार्ट और लेके आऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस चैप्टर के, जिससे आपको ये कंप्लीट चैप्टर 12 नंबर की जो यूनिट है आपको पूरे पूरे एग्जाम में 12 नंबर्स आ जाए। बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, यही बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।